हेलो, आई एम डॉक्टर भावना कटारिया। तो आज फिर से मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का आगे का एक पार्ट आपको इस वीडियो में सिखाने जा रही हूँ, जिसमें हम फुल फ्लैश कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट दोबारा से और प्लस एक फुल फ्लैश कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है। बट इस वीडियो के अंदर मैं एडजस्टमेंट्स को अभी नहीं ले रही हूँ, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डालूँगी। तो इसीलिए अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड देन कमेंट ज़रूर करिए। यस बेटा, ये आपके सामने मैं फॉर्मेट शेयर कर रही हूँ। आपको याद होगा हमने ये मैंने पिछली वीडियोस के अंदर आपको सिखाया है कि जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड आउट करते हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पहला स्टेप क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और उसके बाद इसको एक वर्किंग नोट के अंदर हम शो करते हैं। तो ये आपके सामने वर्किंग नोट है, जिसके अंदर क्लोजिंग माइनस हमने क्या करना है, ओपनिंग करना है। देन आफ्टर दैट ऐड करना है रिजर्व को। अगर डिविडेंड है वो प्रीवियस ईयर का जाएगा, इंटरम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर जाएगा। एंड देन प्रोविजन फॉर टैक्स है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, इफ़ एनी डेबिटेड टू द P&L अकाउंट, देन लेस करेंगे, क्रेडिट कर रहे हैं हम अगर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट को, या फिर रिफंड ऑफ टैक्स है अगर क्रेडिट इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसका प्लेस आप चेंज नहीं करेंगे, ये यहाँ है तो यहीं पे रहेंगी। और इसका एडलेस करने के बाद हमारे पास क्या आता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जिसको हम मेन आपकी जो फॉर्मेट है उसके अंदर ले जाएंगे। तो ये हमारा हो गया पहला स्टेप। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं। अब अगर देख रहे हैं तो यहाँ हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो है वो बनानी सीख ली। देन आफ्टर दैट हमने आइटम्स टू बी एडिट करनी है, कौन सी, नॉन कैश या फिर इसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, जिसके अंदर गुडविल है, देन डेप्रिसिएशन है, गुडविल है, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, अमोर्टाइज है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट है, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग है, चाहे वो शॉर्ट पीरियड की है चाहे वो लॉन्ग पीरियड की है, डिबेंचर्स कंसिडर होंगे, अंडर राइटिंग कमीशन है, शेयर इशू एक्सपेंस है, इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर है, रिटर्न ऑफ है, देन लॉस ऑन सेल ऑफ द फिक्स एसेट है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ है, या फिर इशू ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। तो इनका प्लेस यहाँ फिक्स है तो यहीं पे रहेगी। मैं ये वीडियो के अंदर आपको पूरी रिवीजन दे रही हूँ इस पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट की। तो लेस करना है कौन सी आइटम्स को, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ द फिक्स एसेट है, या फिर डिक्रीज इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। देन आफ्टर दैट हमारे पास आगे आता है नाउ। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे पास एड लेस करने के बाद ये जो अमाउंट यहाँ पे आएगी ये आपकी कौन सी होगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, दैट मीन्स A + B - C। उसके बाद ऐड करेंगे, क्या करना है, अगर करंट असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और इंक्रीज क्या करना है, करंट लायबिलिटीज़ का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और ये अगर देखेंगे, वी विल नॉट कंसीडर हेयर द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम्स। ये याद रखना है। वो 5 अकाउंट जो है वो अभी इस वीडियो के अंदर भी मैं दोबारा बताऊंगी आपको, एंड के स्टेप के अंदर आता है, तो उनको छोड़ के बाकी सब आपने यहाँ पे कंसीडर करना है। लेस करना है कौन सी आइटम्स को, अगर डिक्रीज कर रहे हैं करंट असेट्स और इंक्रीज कर रहे हैं करंट असेट्स को और डिक्रीज कर रहे हैं करंट लायबिलिटीज़ को। तो इसमें से ये वाली जो चीज़ें हैं ये आप देख सकते हैं, इनमें फिर से आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की आइटम्स को कंसीडर नहीं करना है। और इसके बाद अब फिर से यहाँ पे फॉर्मेट में आप देखेंगे, मेन फॉर्मेट में डाल के इसको आपने क्या यहाँ लग के जाना है, और ये आपके सामने क्या आ जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। और इसके बाद लास्ट स्टेप है, लेस करेंगे इनकम टैक्स पेड अगर नेट ऑफ क्या हो गया, रिफंड है, बट ये याद रखना है नेट ऑफ रिफंड लेना है। और उसके बाद कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अगर पीछे आप माइनस करके आ रहे हैं तो यहाँ पे लेस करेंगे, अगर पीछे लेस करके आ रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में यहाँ पे प्लस करना है। बट वैसे ये स्टेप बहुत रेयर आता है, बट फिर भी सेफ्टी के लिए मैं हर बार ये करवाती हूँ आपको। देन उसके बाद कैश फ्लो, अगर आंसर आया पॉजिटिव में तो आंसर क्या होगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बट अगर आंसर आया नेगेटिव में तो क्या हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलिए अब हम चल रहे हैं तीसरा आंसर फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज़ द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब आपके सामने हम सेकेंड एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, दैट इज़ द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हमारे सामने सेल एंड परचेज ऑफ द फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट कंसिडर होता है, बट इसमें करंट इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को आपने फिर से कंसिडर नहीं करना।
इसी तरह से आप देख रहे हैं सेल ऑफ इंटेंजिबल्स है, डिविडेंड रिसीव्ड है, क्योंकि अगर पैसा इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्टमेंट से आपको डिविडेंड या इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा, तो ये उसके लिए। देन रेंट रिसीव होगा, तो ये यहाँ का पार्ट बनेगा। देन परचेज आ जाएगा इन्वेस्टमेंट का, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट है, कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है बट ऑन मशीनरी, कीप इन माइंड दैट इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम। अब अगर इसका आंसर आता है, यहाँ पे आप एड लेस करके अमाउंट निकालेंगे, तो अगर आपका आंसर आया पॉजिटिव में तो फिर वो क्या होगा, दैट इज़ अ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बट अगर आंसर आया नेगेटिव में तो वो क्या होगा, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब हम तीसरा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ थर्ड आंसर, क्योंकि पहला आंसर हमारा निकला था ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, सेकंड आंसर हमारा निकला कहाँ से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, और थर्ड आंसर अब निकलेगा कहाँ से, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बताया है, शेयर्स, डिबेंचर, शॉर्ट टर्म एंड देन लॉन्ग टर्म बोरिंग से रिलेटेड पैसे का आना और जाना रिकॉर्ड किया जाता है। अगर वहाँ पे डिविडेंड का पेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे भी आएगा। तो ये देखते हैं, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग है, इंक्रीज या डिक्रीज इन द बैंक ओवरड्राफ्ट है, फाइनल डिविडेंड। अब आपको याद होगा डिविडेंड हमने एक बार पहले भी कंसीडर किया है, बिफोर दैट इज़ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम। लीजिए मैं आपको दिखाती हूँ, आपको याद आएगा। ये देखिए इधर, ये आपका पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, और डिविडेंड हम पहले भी कंसीडर कर चुके हैं, अब यहाँ पे भी हमने इसको कंसीडर करना है। चलिए आपका वही फॉर्मेट में आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये आपके सामने फाइनल डिविडेंड एंड टर्म डिविडेंड एंड ट्रस्ट ऑन डिबेंचर, आपको याद होगा ये हमने कहाँ लिया था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड इंटरेस्ट ऑन बोरिंग यहाँ पे भी आएगा, और एक आपका पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और लोन्स एंड देन डिबेंचर्स का अमाउंट यहाँ पे भी आएगा। उसके बाद रीपेमेंट ऑफ लोन है। देन आफ्टर दैट हमारे पास जो अमाउंट बचती है, देन आफ्टर दैट हमारे पास रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हैं, पेमेंट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंस है, अंडर राइटिंग कमीशन है, बाय बैक ऑफ शेयर्स हैं। बट एक बार याद रखिए, यहाँ पे इशू ऑफ शेयर्स और अगर आपने लेना है या डिबेंचर्स आपने लेने हैं तो विद प्रीमियम प्लस प्रीमियम का मनी ऐड करके, और अगर डिस्काउंट पे चल रहे हैं या प्रीमियम, आपको पता है डिबेंचर जो है वो डिस्काउंट पे भी इशू होते हैं और प्रीमियम पे भी। अगर डिस्काउंट पे होते हैं तो इसको अमाउंट को माइनस करके लेना है और प्रीमियम की मनी को प्लस करके लेना है। और शेयर जो हैं उनमें सिर्फ प्रीमियम आता है, तो इसलिए प्रीमियम का मनी उसमें क्या करना है, माइनस प्लस करके लेना है। तो इतना याद रखिए थोड़ा सा। और उसके बाद अब हम लास्ट स्टेप करने जा रहे हैं, जब हमारे 3 आंसर आ जाएंगे। पहला आंसर हमारा निकला ऑपरेटिंग में से, दूसरा आंसर हमारा निकल रहा है इन्वेस्टिंग में से, और तीसरा आंसर हमारा निकल रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से। अब इन तीनों के आंसर्स को हम यहाँ पे जोड़ेंगे, राइट। ये आपका आ जाएगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर तो आंसर आया पॉजिटिव में तो वो होता है नेट इंक्रीज, बट अगर आंसर आया नेगेटिव में तो वो क्या बन जाता है, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब एक लास्ट स्टेप हमने करना है, ऐड करना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बिगिनिंग के बैलेंस को। वो आपको बैलेंस शीट के अंदर गिवन होंगे, ओपनिंग बैलेंस जिसको बोलते हैं। ये 5 अकाउंट हैं, मैं बार बार इसके बारे में आपको बता रही थी। दीज आर नॉट ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द करंट असेट इन द केस ऑफ द कैश एंड इन द केस ऑफ द दिस कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसीलिए 5 अकाउंट को आपको याद रखना है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। तो इसका आपने ओपनिंग बैलेंस ऐड करना है, और यहाँ पे ऐड करने के बाद ये सारी अमाउंट आपकी आएगी, और ये एट द एंड के बैलेंस के साथ ऑटोमेटिकली मैच करेगी। आप ये भी कह सकते हो आपके क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन के साथ इसको प्रूव करके भी दिखाती हूँ। चलिए अब एक क्वेश्चन ले रही हूँ आपके सामने, जिसमें आप देख रहे हैं जो क्वेश्चन मैंने उठाया है आपके लिए इजी वाला उठाया, दैट इज़ विदाउट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स एडजस्टमेंट जहाँ पे ना गिवन हो। तो आपने यहाँ पे पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। ये पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत ईजी है, टफ नहीं है। सबसे पहले आप अपने माइंड में फॉर्मेट लेके आइए, उसके स्टेप्स को अपने माइंड में रिवाइज करिए, जैसे मैंने अभी आपको करवाया भी। तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट क्या करना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो उसके अंदर पहला स्टेप होता है दैट इज़ नेट प्रॉफिट
बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को फाइंड आउट करना। अगर आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये आपका सारा क्वेश्चन है यहाँ तक का, ये भी तो यहाँ पे आपके सामने अगर देखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस नज़र आता होगा, बट उसको हमने 1 के दैट मीन्स नोट्स टू अकाउंट्स में जाके देखना है। ये आपका नेट प्रॉफिट का ओपनिंग क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे, दैट मीन्स आपका 2025 माइनस द 2024। ये देखिए नीचे पहला स्टेप बन रहा है, इन्होंने इसको इसके अंदर ही डाल दिया है क्योंकि इसमें और ज़्यादा अमाउंट्स गिवन ही नहीं थी, ना तो कोई प्रोविजन फॉर टैक्स था, ना प्रपोज डिविडेंड, ना इंटरम डिविडेंड। तो इसलिए अगर आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के लिए कोई आइटम गिवन ही नहीं है तो आप इसको अंदर भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं। क्लियर। और उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ इस क्वेश्चन में ना तो कोई नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम अगर आप देख रहे हैं तो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी कोई नहीं गिवन है, तो इसीलिए उस स्टेप को आप नोट ही मत करिए, आप सीधा आ जाएंगे। इसका डिफरेंस लेकर आपके सामने आ जाता है 1,08,000, दैट इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है इसके बाद टू फाइंड आउट द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द करंट सेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़। चलिए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द करंट सेट्स एंड करंट लायबिलिटी में देखें, ये मेरे पास सबसे पहले करंट लायबिलिटी पड़ी है 27,000 से 75,000 हो रही है, इट मीन्स बैलेंस बढ़ रहा है इसका। तो इसीलिए इंक्रीज इन द करंट लायबिलिटी, आपके फॉर्मेट को याद करिए, वो ऐड किया करते हैं हम, तो ये 48,000 आपका ऐड हो गया। अब हम चलते हैं करंट असेट्स की तरफ। ये आपके सामने मार्केटेबल सिक्योरिटी वी विल नॉट कंसीडर हेयर, दैट इज द पार्ट ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम। इन्वेंट्रीज ले लेंगे, ट्रेड रिसीवेबल ले लेंगे, इसको अभी यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो चलिए इन दोनों को लेकर ये दो आइटम यहाँ पे कंसीडर करी जाएंगी इन द इंक्रीज इन करंट असेट्स के अंदर। इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल का हमने ले लिया डिफरेंस, और डिफरेंस लेकर अमाउंट निकाली बाहर, तो ये आपका लेस होता है, इसको ब्रैकेट में डालेंगे और 1,56,000 में से ये अमाउंट लेस करेंगे तो ये अमाउंट आपकी 50,500 आपके पास आ जाएगी, दैट इज़ द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसी को बना लेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई इनकम टैक्स ही नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ही नहीं है, तो आपका ये पहला आंसर आ चुका है, दैट इज़ द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फर्स्ट आंसर। चलिए अब सेकंड आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। सेकंड आंसर के लिए मुझे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए हमें क्या देखना होता है, दैट इज़ अ फिक्स एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स देखिए क्वेश्चन के अंदर हैं या नहीं है, और उससे रिलेटेड जो आपका इंटरेस्ट और डिविडेंड आ रहा है वो उसको देखते हैं। तो चलिए सब हम उससे पहले हम नॉन करंट असेट्स की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके सामने है क्वेश्चन के अंदर, तो आपके सामने अगर आप देख रहे हैं तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ये आपको अमाउंट दे रखी है, बट अगर आप नोटिस करें हमारे पास कोई डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं है, और ये 2,52,000 से 2,94,000 हो गई है, इट मीन्स मैंने परचेज़ किया होगा, तो इसीलिए अगर परचेज़ करते हैं तो बिजनेस में से पैसा चला जाता है, तो ये आपकी ये देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जा रहा है, दैट इज़ द परचेज ऑफ द इंटेंजिबल असेट। 42,000 का जो डिफरेंस लेकर अमाउंट आया है वो कंसिडर होगा, दैट इज़ द आउटफ्लो। अब उसके बाद देखिए हमारे पास क्या गिवन है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अमाउंट स्टार्टिंग में कितना था 18,000, अब कितना हो गया 48,000, तो दैट मीन्स बढ़ गया, तो दैट मीन्स हमने और पैसा डाल दिया होगा, फिर इसमें इन्वेस्टमेंट खरीद ली होगी, तो दैट मीन्स आउटफ्लो हो गया। ये देखिए अब ये जा रहा है फिर से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, 30,000 आया और ये भी आउटफ्लो हो गया। इसके अलावा यहाँ पे और कोई आइटम ही हमारे को नज़र नहीं आ रही है, तो इसीलिए इसी को लेकर फिर हम इसको ऐड करेंगे। ये आपका नेगेटिव में आंसर आता है, दैट मीन ब्रैकेट में इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज नेगेटिव साइन हम नहीं यूज़ करते सकते हैं इस पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, तो इसीलिए आपका आंसर कितना आया, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये बन गया आपका, दैट इज़ द आउटफ्लो। अब चलते हैं, ये आपका सेकेंड आंसर आया। फर्स्ट आंसर कौन सा था, ये आपका था 50,500 ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। सेकंड आंसर आपका 72,000 आया नेगेटिव में। और अब हम फाइनेंशियल एक्टिविटी के रिगार्डिंग जा रहे हैं। फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए मेरे को क्या देखना है बैलेंस शीट में कि मेरे शेयर कितने पड़े हैं, शेयर कैपिटल कितना पड़ा है, उसके बाद डिबेंचर या फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग या शॉर्ट टर्म बोरिंग कितनी है, तो उसको लेकर हम लोग करेंगे। देन अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके सामने शेयर कैपिटल की अमाउंट 1,80,000 से 2,10,000 हो रही है, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, मैंने और शेयर इशू कर दिए होंगे, तो इसीलिए शेयर इशू करे हैं तो वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बनेंगे, फाइनेंसिंग। तो इट मीन्स मेरे पास पैसा आएगा, दैट इज़ 30,000 आया, तो अमाउंट आ गई आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर।
और उसके बाद अगर मैं लॉन्ग टर्म बोरिंग देखूँ, ये देखिए, बट यहाँ पे द अमाउंट ही सेम है, तो दैट मीन्स ना तो पैसा आया ना गया, तो इसीलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम कुछ नहीं रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन में चेक करेंगे तो यहाँ पे कोई आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी। तो इसी के साथ मेरा तीसरा आंसर आ गया है 30,000, दैट इज़ द कैश फ्लो फ्रॉम इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलिए, अब तीनों आंसर्स जो हमने निकाले हैं उनको हम जोड़ने जा रहे हैं। इसमें से 2 तो आपके सामने पॉजिटिव हैं और 1 नेगेटिव है, इसका डिफरेंस लेंगे तो आपके सामने 8500 दैट इज़ द नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये आपका लास्ट स्टेप बनने जा रहा है। अब इसमें ऐड क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ओपनिंग बैलेंस अगर आप देखेंगे तो वो कितना आएगा, एक तो हम लेंगे ये 9500 और एक हम कंसिडर करेंगे 60,000, क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटी एंड कैश इक्विवेलेंट ये आपका इसका पार्ट होता है, दैट इज़ द ओपनिंग बैलेंस। तो ये आपका 69,500 इस तरह से बन रहा है इन दोनों को ऐड करके। अब एक बार क्लोजिंग भी देखते हैं, तो एक स्टेप और समझाऊंगी आपको। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो हमारा ओपनिंग बैलेंस तो आ गया 69,500, बट अब अगर क्लोजिंग बैलेंस देखेंगे 24,000 एक तो ये पड़ा है, ये 54,000 पड़ा है। अब अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो ये अमाउंट आती है 78,000, और अगर मैं 8500 और 69,500 को भी ऐड करूं तब भी अमाउंट मेरी कितनी आती है 78,000। इट मीन्स आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। बट आप इतना खुश मत होइए कि हाँ जी चलो आपका आंसर मैच कर गया। सम टाइम क्या होता है, बच्चा पीछे से गलती करके आ रहा होता है तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर मैच कर जाता है। बट फिर भी एक रफ से आप अगर अपना पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का आंसर मैच करना चाहते हैं तो वो इस तरह से होता है। फिर भी बी वेरी केयरफुल। सम टाइम क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आपका ऑपरेटिंग का एक आइटम निकाल के वहाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में गलती से एंटर कर जाते हैं और इन्वेस्टिंग का डाल देते हैं ऑपरेटिंग में, तब भी आपका आंसर मैच कर जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल। बट लास्ट में इसको एंड में आपने इस तरह से समाप्त करना है। सो बच्चे, आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए और साथ में कमेंट भी करिए।